हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं आज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर नंबर 4 की। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स थे, हमने जब एनर्जी का जो फॉर्मूला ड्रॉ किया था वो देखा था E इक्वल टू बी जे ब्रैकेट में G प्लस 1 इफ आवर बी इज H upon 8 pi square IC, then this will be centimeter inverse, and our energy is also B J bracket में J plus 1, and if B equal to H square upon 8 pi square I, then it will be Joule। तभी एनर्जी हमारी कायम होगी जूल में होगी। ठीक है, ये दो हमारे बेसिक हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो ये दो हैं। उसके बाद हमने एनर्जी निकाला था, एनर्जी लेवल्स निकाले थे। जैसे हमारा ई नॉट कितना आ रहा था हमारा 0, E1 कितना आ रहा था हमारा 2B, E2 कितना आ रहा था हमारा 6B, इतना ही आ रहा था। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 1 जो है हमारा वो J है, J की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 इट इज 2B, फिर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 इंटू 6B। ये हमारे क्या थे एनर्जी निकल के आए थे किसकी, अलग अलग रोटेशनल। ये दिस इज J इज नोन एज रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये हमारा क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो अलग अलग रोटेशनल क्वांटम नंबर्स के लिए हमारी अलग अलग आई थी, हमारी एनर्जीज निकल के आई थी। क्लियर। तो अब उसके बाद जब हमने इसको ऐसे करके पुट किया था, जैसे J लेवल्स में बनाओ 1 2 3 4, तो ये मेरा 0 2B 6B 12B ऐसे करके हमारा क्या थे एनर्जीज आई थी। और ये इसके रिस्पेक्टिव क्या थे, रोटेशनल टर्म 0 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच की एनर्जी का जो गैप था वो मैंने आपको निकाल के बताया था। अब उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, जो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, मींस कभी हमसे पूछ ले लेट्स सपोज J इक्वल टू 8 से J इक्वल टू 9 के जो एनर्जी जो एनर्जी गैप होगा उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो उसके एनर्जी जो होगी कैसे निकालेंगे, मतलब मैं निकाल E9 माइनस E8। अगर हमें इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो क्या हम पहले E9 निकालेंगे, फिर E8 निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतलब अगर निकालना है तो वो क्या, पहले एक नॉर्मल के लिए निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज एक हमारी स्टेट है J और ये क्या हो जाएगी हमारी G प्लस 1, मीन्स एक है 9 एक है 8। तो EJ प्लस 1 माइनस EJ पुट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा B इंटू J प्लस 1 इंटू J प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। मीन्स J प्लस 1 है मेरा एक J और एक J है मेरा नॉर्मल J है। ठीक है, माइनस B इंटू J ब्रैकेट में J प्लस 1 ऐसे ही आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को रख दिया आगे, BJ प्लस 1 कॉमन आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा J प्लस 2 माइनस J। ठीक है, यहां से J से J कट जाएगा तो क्या बचेगा B J प्लस 1 और यहां बचेगा कितना हमारा 2 बचेगा इधर। और लास्टली फॉर्मूला आ जाएगा 2B इंटू J प्लस 1। तो अगर हमें कहीं भी दो रोटेशनल क्वांटम नंबर के मींस दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का हमारे गैप निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है 2B इंटू J प्लस 1, वो हमारा क्या होता है 2B इंटू J प्लस 1 हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर 2B इज नोन एज, जो हमारा 2B होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। जो हमारा 2B इसमें टर्म होता है 2B को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। ये याद रखना कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे 2B निकल के आता है मींस जो हमारे 2B जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होती है। अगर मैं इन सबके बीच का गैप निकालूंगा तो फर्स्ट गैप अगर मैं इसका स्पेक्ट्रली देखूं तो पहला तो मेरा 0 है, उसके बाद जो फर्स्ट गैप है वो मेरा कितना है 2B पे है, इन दोनों के बीच का गैप 4B, इन दोनों के बीच का गैप 6B। जो दोनों के बीच का गैप है ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है 2B, और दिस 2B इज नोन एज फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहते हैं।
क्लियर? यहां तक का हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हमारे शायद क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहले इतना सारा हमने पढ़ लिया है तो थोड़ा सा एक मजेदार कहानी हो जाए, कहानी नहीं मतलब एक इसका बहुत तगड़ा एप्लीकेशन हो जाए, जो भी हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रोटेशन पढ़ा है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे माइक्रोवेव ओवन, वो भी एक माइक्रोवेव जो है उसमें भी एक टर्म यूज हो रहा है माइक्रोवेव ओवन जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देखा होगा कि जब हम अपना कोई भी खाना रखते हैं या जो हम खाना चाहते हैं उसको जैसे हम माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ टाइम बाद वो गर्म होकर हमारे पास आ जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, मींस व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि हमने उसके अंदर खाना रखा और हमें थोड़ी देर बाद वो गर्म होके मिल जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे का जो सबसे बेस्ट रीजन है वो ये है कि जब हम अपना खाना, जो हमारा खाना होता है उसको हम उसके अंदर रखते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं, तो हमारे खाने के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है, H2 प्रेजेंट होता है, और H2 इज माइक्रोवेव एक्टिव। माइक्रोवेव क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशंस आते हैं H2 पे पड़ते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद उसमें क्या डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप होती है। और जब किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी डेवलप होती है, जब उस मॉलिक्यूल में क्या आएगी, एनर्जी डेवलप होगी, तो अपनी एनर्जी क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है, अपनी एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जो H2 है। और एनर्जी ट्रांसफर किस मोड में करेगा, हीट की फॉर्म में करता है। मोड ऑफ ट्रांसफर जो एनर्जी होता है उसका H2 का, जब वो रोटेट करता है तो उसका एनर्जी आती है और उस एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और मोड ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज हीट, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में जब अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है तो जो हमारा खाना होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब खाना इसीलिए हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब आप कहेंगे उसमें बाकी भी फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के हमारे खाने में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो क्या उनकी वजह से भी इफेक्ट होता है? जी हाँ, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। जो इसमें मेजर है वो वाटर होता है, उसमें कम क्यों होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। वो माइक्रोवेव एक्टिव उसमें से मतलब माइक्रोवेव एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वाटर मोस्टली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और आपने देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्लोज मतलब बंद कर देते हैं उस जार को। उसके जार को इसीलिए बंद किया जाता है क्योंकि माइक्रोवेव जो रेडिएशन होता है वो हमारे लिए भी हार्मफुल होता है, तो इसलिए उसको क्या करके रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। और देखा होगा कि जब उसको रखा जाता है किसी चीज में, तो हमेशा जो बॉल होता है उसके अंदर वो प्लास्टिक का होता है। वो बॉल किसका होता है, प्लास्टिक का बॉल होता है, लोहे का बॉल भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, मींस इसमें भी क्या होता है, हमारे एक टाइप से जो हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो क्या है, उसका एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा किसके केस में, नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला था उसको मैं ये रहने देता हूं, दिस इज एनर्जी इक्वल टू Bj इंटू J+1, ठीक है। दिस इज अवर केस ऑफ नॉर्मल रिजिड रोटेटर, इसको क्या बोलते हैं, रिजिड रोटेटर के केस में। ये हमारा क्या है, रिजिड रोटेटर का केस है एनर्जी का, ठीक है। अगर रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है, पहले आपको मैं बता देता हूँ। रिजिड रोटेटर का मतलब ये है कि जब ये रोटेट करेगा, शायद मैंने बताया है आपको, जब ये रोटेट करेगा तो इन दोनों के बीच का मतलब एटम के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं ये कहूँ कि वो इतनी तेजी से रोटेट करना लग जाए, मींस आइडियली तो वैसे कुछ होता नहीं है, तो अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बॉन्ड लेंथ चेंज होने की वजह से जो इसकी एनर्जी होती है उसमें भी क्या पड़ता है, इफेक्ट आता है। वो कितना इफेक्ट आता है वो हम अभी यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो इससे जो चेंज आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास फाइनली मिलेगा वो मिलेगा -dj, इसे आ जाएगा J² ब्रैकेट में J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है। वेयर dj इज सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगन डिस्टॉर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्टॉर्शन कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है dj इक्वल टू 4 इसको मुझे एक मिनट, dj इक्वल टू होता है हमारे पास 4b³, सही लिख रहा था मैं, 4b³ न्यू बार का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dj एंड वेयर न्यू बार इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो dj होता है वो क्या होता है, हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप कह रहे होंगे ये माइनस में क्यों आया,
मतलब हर चीज का एक लॉजिक होता है ना, कि ये फॉर्मूला तो आता है ड्राइव करके, मतलब डीजे जो है मतलब डिस्टॉर्शन, हमारा जो कन्फिग्रेशन डिस्टॉर्शन जो आता है, मतलब कन्फिग्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्टॉर्शन जो हमारा आता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि जब ये रोटेट करता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो इसको बांधे रखता है, तो वो क्या होता है, हावी होने लगता है किसके ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। वो एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं बीजे जी प्लस वन डीजे टीजे स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें बी जो होता है, बी हमारा क्या होता है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, वेयर आई इज आई इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये ड्राइव करा हुआ है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बॉन्ड रोटेट करेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ अभी चेंज नहीं हो रही थी, अब क्या होगी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। चेंज होगी मतलब वो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा मींस उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल बात है, लॉजिकल है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो हमारा बी जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर, बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो हमारा बी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और बी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब इसमें से हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए जो नॉन रिजिड रोटेटर होता है उसकी एनर्जी थोड़ा सा क्या होती है, हमारी कम होती है। ठीक है, ये था हमारा किसकी बात है, नॉन रिजिड रोटेटर का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल की, कि ये जो हमने जे प्लस वन की बात कर रहे हैं ये अप्लाई कहां कहां पर होगा। तो जो सिलेक्शन रूल होता है, तो जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स, मतलब कौन कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मींस अलाउड होंगे, मींस जब ट्रांजिशन होगा तो वहां पे ट्रांजिशन होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला वो आता है डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन। दिस इज अवर सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मींस जब हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तो जो उसके एनर्जी लेवल्स, मतलब कहाँ कितना वो एक्साइट होगा या कितना वो नीचे आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एक्स सिलेक्शन रूल पे। ठीक है, इसको समझते हैं। मींस अगर हमारा लेट सपोज एक एनर्जी लेवल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब लेट सपोज ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये जे की वैल्यू लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो अगर मेरे को मतलब ये है कि अगर मेरा मॉलिक्यूल कभी यहाँ 2 से डायरेक्ट 4 में जाएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेक्शन रूल कहता है कि जो डेल्टा जे होना चाहिए वो प्लस माइनस वन होना चाहिए। अगर मैं इसमें निकालूं तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 विच इज नॉट अलाउड। अगर मैं कहूं मेरा 5 से 4 में आ जाए तो 5 से 4 में आएगा, मतलब 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 इज अलाउड। ठीक है, तो मतलब अगर कभी मेरा इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी है मॉलिक्यूल वो 5 से 4 में आएगा तो इट इज बी अलाउड, क्योंकि जो डेल्टा जे है वो क्या है मेरा -1 है। तो दिस इज अ सिलेक्शन रूल फॉर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसका एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। दिस इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये किस में यूज होता है, बॉन्ड लेंथ के डिटर्मिनेशन में भी क्या होती है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। कैसे, वो हम अभी पता लगाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे को दिया हुआ है कि एक मेरा एनर्जी लेवल ये 2 है, एक मेरा एनर्जी लेवल 3 है। इनके बीच का जो एनर्जी है, इनके बीच में जो मतलब जब ये ट्रांजिशन हुआ तो जो हमें फ्रीक्वेंसी या एनर्जी निकल के आई वो लेट्स सपोज हमारी 4 भी निकल के आई। लेट्स सपोज दिस इज अवर एनर्जी 4 निकल के आई, हमारी एनर्जी क्या निकल के आई, 4 है। मींस हमारा जब मतलब ये ट्रांजिशन हुआ एनर्जी लेवल 2 से ये 3 में गया तो इसकी एनर्जी का जो मींस डिफरेंस, मतलब जब एनर्जी रेडिएट की इसने या एनर्जी ट्रांसमिट की वो कितनी करी, 4 करी। ठीक है, तो ई हमारे पास आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें इससे निकालना है बॉन्ड लेंथ। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हमें पता है ई इक्वल टू होता है हमारा बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी, और 2 से क्या है 3 में, तो 2 से जब 3 में जाता है तो कितना होता है, 6 बी होता है। ठीक है, तो 4/6 इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो बी की वैल्यू आएगी वो लेट्स सपोज हमारी कितनी आ गई, x आ गई सॉल्व करके। ठीक है, समझ में आया। एनर्जी दिया हुआ है हमें इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, हमें फाइंड आउट करना है उसका बॉन्ड लेंथ उस मॉलिक्यूल के बीच का। तो बी मिल गया, और बी हम जानते हैं क्या होता है हमारा h/8 पाई स्क्वायर आई सी।
ठीक है, दिस कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, बचा गया हमारा आई। तो आई को इधर ले जाएंगे तो लेट सपोज आई इक्वल टू हमारा कितना आ गया सॉल्व करके, वाई आ गया। ठीक है, और हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब म्यू जो होता है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, आर स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब मास तो हमें पता होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है तो हमें H का मास भी पता है, Cl का मास भी पता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज HF मॉलिक्यूल है तो हमें F का मास भी पता है, H का मास भी पता है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी के बीच का एनर्जी लेवल का क्या दिया, एनर्जी लेवल दिया हुआ है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसका मतलब उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यहां तक आपको यह हुआ पूरा क्लियर हो रहा हो। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी लेवल्स इन नॉन रिजिड रोटेटर की। एनर्जी लेवल्स इन नॉन रिजिड रोटेटर, एनर्जी लेवल्स नॉन रिजिड रोटेटर में कैसा होगा, बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके एनर्जी निकालनी ट्राई करूं तो E0 कितना आ जाएगा मेरा, ये तो मेरा पूरा 0 हो जाएगा, डी ये भी मेरा पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसमें भी फर्स्ट एनर्जी लेवल दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है, मींस एक 0 पे दूसरा भी क्या होगा 0 पे ही रहेगा। अगर E1 की बात करूं तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 2b आ जाएगा माइनस डी, ये कितने हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, ये कितना हो जाएगा 4d। ठीक है, समझ आ रहा होगा, 2b माइनस 4d। नेक्स्ट E2 की बात करूं, E2 मेरा आ जाएगा, ये 2b रखा पहले था, अब कितना आ जाएगा था 6b माइनस, ये यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36d स्क्वायर, 36d ये आ जाएगा मेरे पास। मतलब जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारी एनर्जी है, मींस एनर्जी मतलब जैसे जैसे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होते चले जा रही है। पहले 2b में से कितना था 4d डिक्रीज हुआ, फिर 6b में से कितना हुआ 36d डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करूंगा तो पहले मेरा क्या होगा 0, लेट्स वो यहां पर मेरा आता है ये वाला 2b माइनस 4d, और उसके बाद मेरा ये क्या हो जाएगा लेवल और डिक्रीज होगा, लेट्स वो ये आ जाएगा 6b माइनस 36d। अगर ये तो मेरा किसका केस है, नॉन रिजिड रोटेटर का। रिजिड रोटेटर में बात करूं तो मेरा 2d कहां पर होगा, यहां पर मेरा 2d होगा और यहां पर मेरा क्या होगा 6d होगा। मींस कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल इसके में बढ़ेंगे, मींस एनर्जी लेवल्स को अगर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते रहेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, नॉन रिजिड रोटेटर में डिक्रीज होगी। उनकी वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी मैंने बताया, क्योंकि जैसे जैसे उनका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो b की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। और b की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है एनर्जी में क्या होना, डिक्रीज होना। तो इसमें मतलब आ गया होगा आपको समझ में कि नॉन रिजिड रोटेटर में जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिजिड रोटेटर के मुकाबले कम होती है। क्लियर, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे किसके बारे में, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन और रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में, जो यहां से निकल के आएगा। यहां से निकल के आने का मतलब यह है कि अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल पे हमारी जो हमारे एनर्जी मतलब कहां पर हमारा जो रोटेशन है वो ज्यादा है, किस मतलब जैसे ये हमारा है ना 0 1 2 3, तो किस एनर्जी लेवल पे डेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब कहां पर जो है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा मैक्सिमम डेंसिटी दिखाएगा, कहां पर मिनिमम, कौन सा इंटेंस होगा कौन सा वीक होगा। मतलब स्पेक्ट्रा में जब हम देखेंगे इसको तो कहां पर जो है हमारा कौन से रोटेशनल एनर्जी लेवल पे हमारा जो होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कौन से कहां पर पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो हम अगले आने वाले लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।